अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपके पिछले जो लेक्चर्स थे 4 उनसे रिलेटेड जो वर्कशीट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा। वर्कशीट्स देने का मकसद ये है कि आप लोग इन लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी तैयार कर लें और इसके अलावा आपको पेपर में ये टॉपिक्स कैसे अटैम्प्ट करने हैं उनके बारे में भी मालूम हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है एप्लीकेशन ऑफ द गाजेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ द गाजेस लॉ जो हमारे पास बुक है यहाँ पे केपीके बोर्ड की, इसमें और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह करें कि हमारे पास दोनों ही हो जाए। ठीक है, तो हम गाजेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं और एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम एक और चीज़ समझना चाहेंगे और वो ये है कि हमने गाजेस लॉ को अप्लाई कैसे करना है। तो हम ये करते हैं कि हम गाजेस लॉ को 4 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। गाजेस लॉ को जहाँ पे भी हमने अप्लाई करना होगा इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसको कहेंगे गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस कंडीशन टू कंडीशन चेंज होती जाएगी। तो सबसे जो हमारा पहला स्टेप है वो है गाजेस लॉ को अप्लाई करने का कि हमने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करनी है जिस जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। सेकंड जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि गॉसियन सरफेस की जितनी भी साइड्स बनेगी उतनी साइड्स डिवाइड करके हमने फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए लगाना है और इसमें जो भी एंगल या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी या एरिया की वैल्यू होगी वो हम पुट करेंगे। तो तीसरा जो स्टेप होगा वो हमारे पास ये होगा कि हम गाजेस लॉ की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो है फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन, इसमें क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू पुट करेंगे कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज मौजूद है वो कितना है। और चौथे स्टेप में हम यूँ करेंगे कि सेकंड और थर्ड स्टेप से आने वाली जो दोनों इक्वेशंस होंगी हम इनको कंपेयर कर लेंगे और ये कंपैरिजन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हमारा पहला जो स्टेप होगा वो होगा एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना। हमारा दूसरा स्टेप होगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा में एंगल की वैल्यू पुट करना। हमारा तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन में क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू पुट करना। और हमारा आखिरी स्टेप ये होगा कि हम जो सेकंड और थर्ड स्टेप से आने वाली इक्वेशंस हैं इनको कंपेयर कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एप्लीकेशन, और हमारी जो पहली एप्लीकेशन है वो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर। और जो केपीके बोर्ड है उसमें स्लाइटली चेंज है, लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर। तो हम इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास केपीके बोर्ड है इसमें मेंशन स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड अ कंडक्टर 0 होती है। तो हम इसको समझने के लिए पहले पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाला टॉपिक कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 क्यों होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 होती है और आपको कहा था कि इस चीज़ को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम पहली एप्लीकेशन की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर है ये कितनी होती है। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस हम कंसिडर करते हैं कैपिटल R है और इसकी सरफेस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना बहुत अहम है। तो हमने कहा कि कंसिडर वी हैव अ हॉलो स्फीयर विद अ रेडियस कैपिटल R एंड पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगेन मैं ये आपको कह रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अब हमने इसके इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हमारा पहला स्टेप, हमने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करनी है और वो इमेजिनरी सरफेस भी हम इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर ड्रॉ करेंगे। तो हमने कहा कि वी ड्रॉ एन इमेजिनरी स्फीयर of radius small r
कोसेंट्रिक विद द रियल स्फीयर। तो हमारे पास हमने ये किया कि हमारे पास जो स्फीयर है उसके अंदर कोसेंट्रिक एक इमेजनरी स्फीयर ड्रा कर दी जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और हम कहते हैं कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो गॉसियन सरफेस है वो स्फीयर के अंदर ही है। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं, और हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है कि हमने phi इज इक्वल टू ई डॉट ए यूज़ करना है। phi इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्फीयर में हर डायरेक्शन में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, तो हमें यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा phi इज इक्वल टू ई ए, क्योंकि cos 0 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब हम अपने तीसरे स्टेप के ऊपर आते हैं। हमारा तीसरा स्टेप है phi इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमने ये इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ की है इसके अंदर कितना चार्ज है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि सारा चार्ज जो है वो स्फीयर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि क्यू इनक्लोज्ड जो है गॉसियन सरफेस के अंदर वो 0 होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन बनी है और जो ये इक्वेशन है इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, और इन इक्वेशंस को कंपेयर करने से हमें मिलेगा ई ए इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इस वजह से ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि r की वैल्यू 0 नहीं है। पाई इज इक्वल टू 3.14 है और 4 की वैल्यू ऑलरेडी 4 है, तो ये कभी भी 0 आंसर नहीं हो सकता। तो अगर e और a की प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हमारे पास साबित हुआ कि जो गॉसियन हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगी। अब हम आते हैं जो केपी के बोर्ड में लिखा हुआ है कि लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर। तो उसमें हमारे पास ये है कि अगर एक कंडक्टर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाएगा, और हर पॉइंट पे का एक ऑपोजिट पॉइंट होता है सर्कल में, और दोनों पॉइंट्स पे सेम चार्ज होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर पॉइंट की ऑपोजिट पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाएगी। इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मल स्फीयर जो है उसमें हमारे पास जो हॉलो स्फीयर है इसमें जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर होगा। अगर हम एक रिंग शेप या एक डोनट शेप कंसिडर करते हैं और उसके सेंटर में हम क्यू चार्ज को रखते हैं, तो जो इनर सर्कल होगा उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उस नेगेटिव चार्ज की तादाद एग्जैक्टली सेम होगी जितना हमारे पास सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव का जब मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो नेट चार्ज इनसाइड अ स्फीयर जो होगी या सरफेस जो होगी वो हमारे पास 0 होगी, और अगेन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जो है वो 0 आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी शील्डेड, यानी हम कोई एक ऐसा रीजन जनरेट कर सकते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। और इसकी जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो ये है कि हमारे पास जो सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं वो अमूमन मेटल बॉक्स में रखी जाती हैं। इसकी वजह ये होती है कि अगर किसी वजह से हमारे पास ये रीजन जो है या ये जो डिवाइस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आ जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसकी आउटर बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन 0 ही रहेगी, जिस वजह से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या जो डिवाइसेस होंगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से महफूज रहेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी शील्डेड, इस एप्लीकेशन से हमें ये पता लगता है। अब हम चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इनफाइनाइट शीट का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जिस तरह हम समुंदर को देखें तो हमें एक वसी जो है वो व्यू नज़र आता है, कोई शीट ऐसी नहीं होती। तो इनफाइनाइट का फिर मतलब क्या है? इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जो शीट की लंबाई है वो हमारे पास
चार्ज के साइज़ के मुकाबले में बहुत बड़ी है। जैसे हम मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास जो एक एटम है, एक एटम का साइज़ तकरीबन 10⁻⁻15 मीटर होता है, इलेक्ट्रॉन का उससे भी कम होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। तो अब अगर हमारे पास एक कॉपी या एक रजिस्टर जितनी कोई शीट है या इससे भी तकरीबन हाफ में है, तो वो चार्ज के मुकाबले में चार्ज के साइज़ की निस्बत बहुत बड़ी है। तो ऐसी शीट जो है वो इनफाइनाइट शीट कंसिडर होगी। तो अगेन हम कहेंगे कि कंसिडर वी हैव अ इनफाइनाइट शीट, वी हैव एन इनफाइनाइट शीट ऑन द सरफेस ऑफ विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने क्या करना है कि हम इसकी जो साइडें हैं, इसकी साइडों पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमें यूज़ करना पड़ेगा गॉसेस लॉ, यानी जिस तरह हम कह रहे थे कि हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो अब अगेन हमारे पास 4 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हमने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करनी है। तो इसमें जो हम इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। सिलेंडर जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक फ्रंट क्रॉस सेक्शनल यानी सर्कुलर शेप, एक बैक क्रॉस सेक्शनल जो कि है सर्कुलर शेप, और एक आपके पास कर्व्ड रीजन, यानी अगर आपके पास एक शीट है, एक शीट को आप राउंड कर दें तो उसका जो एक लंबाई होगी और 2 साइड पे सर्कल्स होंगे, तो ये क्रॉस सेक्शन कहलाते हैं। अब इस तरह की हमने एक इमेजिनरी जो है वो सरफेस ड्रॉ कर ली, इस जो कि हाफ जो है इसमें से अबव है और हाफ जो है इसके बिलो है, यानी वो हमारे पास गॉसियन सरफेस इसके अंदर से पास हो रही है। तो अगेन अब हम देखते हैं कि हमने इसके एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक फ्रंट क्रॉस सेक्शनल, एक बैक क्रॉस सेक्शनल और एक सेंट्रल जो आपके पास राउंड कर्व रीजन है। तो अगेन यहाँ पे हम सेकंड स्टेप जो यूज़ करेंगे वो 3 बार यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो है E.A यूज़ करना। तो इसमें अब हमारे पास एरिया 3 तरह के हैं, इस वजह से 3 यूज़ हो गए। तो सबसे पहले हम फ्रंट और बैक क्रॉस सेक्शनल की बात करते हैं। फ्रंट क्रॉस सेक्शनल पे हमारे पास और बैक क्रॉस सेक्शनल का एरिया सेम है। तो इस वजह से जो फ्रंट क्रॉस सेक्शनल है इसके लिए अगर हम यूज़ करें φ1 तो ये हमारे पास हो जाएगा EA cos 0 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल आ रहे हैं। इसी तरह जो बैक क्रॉस सेक्शनल है उसमें भी हमारे पास जो है वो φ = EA cos थीटा होगा और यहाँ पे भी थीटा 0 डिग्री है। अब जो हमारे पास रह गया बीच में सेंट्रल कर्व रीजन, इस कर्व रीजन पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट के एरिया के परपेंडिकुलर, तो इस वजह से एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री। तो अगर हम φ3 की बात करें तो EA cos 90 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वजह से वो 0 हो जाएगा। अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए तीनों को ऐड अप कर लेते हैं, तो हमारे पास ये टोटल आंसर आ जाएगा φ = 2EA, where A is the area of the cross section। नेक्स्ट जो है वो हमने स्टेप 3 की तरफ जाना है, और स्टेप 3 जो है वो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हम कहते हैं कि φ = Q enclosed over एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हमने सिर्फ उतने चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। जिस जगह पे गॉसियन सरफेस जो है वो हमारे पास शीट को कट कर रही है, उस जगह पे जो सर्कुलर रीजन बनता है वहाँ पे जो चार्ज मौजूद है वो कितना है। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ कही थी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो डेंसिटी सेम रहती है। अब यहाँ पे वॉल्यूम तो है नहीं, तो फिर डेंसिटी हो जाएगी डिवाइड बाय एरिया करने से। तो अब हमारे पास 2 रीजन है, एक रीजन वो है जो इस पूरी शीट का है और एक रीजन वो है जो सिंपली सेंटर में हमारे पास गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो चाहे हम पूरी शीट की डेंसिटी कैलकुलेट करें या चाहे उस स्मॉल रीजन की डेंसिटी कैलकुलेट करें, हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इज इक्वल टू चार्ज इन गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो जो टोटल चार्ज और टोटल एरिया है इसको हम सिग्मा लिख लेते हैं, जिसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और चार्ज इन गॉसियन सरफेस को हम लिख देते हैं Q enclosed, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस को हम लिख देते हैं A।
तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब ये वैल्यू हम गॉसेस लॉ में पुट कर देते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब हम अगेन वही काम करेंगे कि ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन 1 बन रही है फाई इज इक्वल टू 2EA, और जो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन रही है इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो इनको कंपेयर करने से हमारे पास आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ए दोनों साइड पे कैंसिल हो जाए तो हमारे पास बन जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसकी डायरेक्शन भी बताना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसके लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू R यूनिट वेक्टर। हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। यानी हमारे पास दो शीट्स हैं या दो प्लेट्स हैं जिनमें से एक जो है वो ऊपर पड़ी है, दूसरी नीचे पड़ी है, और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं। और जो ऊपर वाली शीट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो नीचे वाली शीट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करनी है, इसको कैलकुलेट करने के हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहला वो स्टैंडर्ड मेथड जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे, दूसरा एक उससे भी इंतहाई आसान। तो पहले हम स्टैंडर्ड मेथड की तरफ चलते हैं, और वो हमारे पास क्या है कि हमने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे जो इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ होगी वो इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स ड्रॉ होगी। अब बॉक्स की कितनी साइड्स होती हैं? एक फ्रंट, एक बैक, एक लेफ्ट, एक राइट, एक टॉप और एक बॉटम। अब ये जो 6 साइड्स हैं, इस वाले क्यूब को हमने इस रीजन में ऐसे रखना है कि इसकी जो टॉप वाली साइड है वो पॉजिटिव प्लेट के अंदर आ जाए। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप जो होता है वो हमारे पास होता है फाई इज इक्वल टू EA कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू पुट करना। अब क्योंकि 6 एरियाज हैं डिफरेंट और उनकी डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी, तो इस वजह से हम सारों के लिए लगाएंगे फाई इज इक्वल टू EA कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम आते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। लेफ्ट साइड पे जो है वो एरिया की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, एंगल 90, तो फाई 1 इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे अगर हम देखें तो एरिया की डायरेक्शन राइट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो आपके पास एंगल 90 डिग्री है, फाई 2 भी 0। फ्रंट साइड का जो आपके एरिया की डायरेक्शन है वो फ्रंट साइड पे है, और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड है, अगेन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई जो है वो फ्लक्स नहीं होगा, यानी हमारे पास फाई 3 भी 0। सिमिलरली बैक साइड का भी फ्लक्स 0 होगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री होगा, तो फाई 4 इज आल्सो 0। अब हम फाई 5 की तरफ जाते हैं जो कि टॉप है। तो टॉप जो साइड है वो कंडक्टर यानी प्लेट के अंदर है, और हमने पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो टॉप एंड पे फ्लक्स 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से। तो हमारे पास फाई 5 भी जो है वो 0 हो गया। उसके बाद फाई 6 हम कैलकुलेट करते हैं जो कि बॉटम साइड का है। तो उसमें से क्योंकि एक रीजन भी है, एरिया की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड है, तो एंगल 0 डिग्री है, इस वजह से हमारे पास फाई 6 इज इक्वल टू EA बन जाएगा। अब अगर हम सारे फ्लक्सेस को ऐड करें तो हमारे पास फाई टोटल जो आएगा वो आएगा EA। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब अगेन हमने क्या करना है कि हमने थर्ड स्टेप की तरफ जाना है, और थर्ड स्टेप हमारा क्या होता था कि हमने गॉसेस लॉ यूज़ करना है, और गॉसेस लॉ हमारे पास होता है फाई इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे भी शीट्स है और पिछले स्टेप पे भी शीट्स थी, तो अगर हम सेम वही प्रोसीजर यूज़ करें तो हमें पता लग जाएगा कि Q इनक्लोज जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा A।
आप दोबारा वही स्टेप भी कर सकते हैं कि टोटल चार्ज ओवर टोटल एरिया इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर इनक्लोज्ड एरिया। तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को कंपेयर कर लिया। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ओवर ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ए दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह अगर हम डायरेक्शन मेंशन करना चाहें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और यूनिट वेक्टर। मैंने आपको कहा था कि इसको सॉल्व करने का एक और बहुत आसान तरीका है। वो ये तरीका है कि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज की भी शीट ही है, उसके लिए भी आंसर सेम ही होगा। और क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐड अप हो रही है जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, तो इस वजह से ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव को हम ऐड अप कर लेते हैं। तो ई टोटल को हम लिख लेते हैं ई टोटल इज इक्वल टू ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और वेक्टर फॉर्म के लिए हम साथ आर यूनिट वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंतहाई आसान मेथड है, लेकिन जब आप पेपर में अटैम्प्ट करते हैं तो ये कोशिश करें कि स्टैंडर्ड मेथड ही यूज़ करें, क्योंकि पहली बात तो ये है कि बुक में वो दिया गया है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन आता है ये 4 या 3 मार्क्स का आता है और इतना शॉर्ट आंसर उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। आप इसके नोट्स वगैरह चेक करना चाहें तो आपको इसके तो नोट्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इस लेक्चर में जो आपको नोट्स गिवन होंगे या जो वर्कशीट्स गिवन होंगी वो पिछले लेक्चर्स की भी गिवन होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।